नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों का जो हम लोगों का क्रम चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर नए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, वरिष्ठ न्यायालय का मतलब यह है कि हम लोग ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। ये ब्रिटेन का संविधान से संबंधित है। ब्रिटेन में जो वरिष्ठ न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का अनुभव रखने वाला योग्य अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद ग्रहण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद ग्रहण कर सकता है तो कम से कम जो है वह 15 वर्षों तक अधिवक्ता रहेगा, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, 15 वर्ष। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वह है 70 वर्ष तक। 70 वर्ष तक ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 70 वर्ष होता है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक होता है। ठीक, कदाचार के आधार पर न्यायाधीशों की पदच्युति का अधिकार किसको प्राप्त है? कदाचार के आधार पर ही न्यायाधीश को क्या किया जाता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है ब्रिटेन में, या किसके द्वारा? प्रस्ताव पास कर संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ब्रिटेन की जो दोनों संसद है वो आपस में प्रस्ताव पारित करके किसी भी न्यायाधीश को कदाचार के आधार पर महाभियोग लगाकर उसको क्या कर सकती है? हटा सकती है। ठीक, न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने आयुक्त होते हैं? न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने आयुक्त होते हैं, मतलब कितने सदस्य होते हैं? आयुक्त मतलब 10। बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें समझने की जरूरत नहीं है। न्यायिक नियुक्ति आयोग वह आयोग होती है जो क्या करती है, जो जजों की नियुक्ति करती है। तो उसमें कम से कम 10 सदस्य होंगे, तो वही जो है आयोग का निर्माण करेंगे, 10 सदस्य मिलकर। ब्रिटेन में अब यहाँ जो है ब्रिटेन में राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। राजनीतिक दल से तो ब्रिटेन में मजदूर दल को, जो मजदूर दल है इसको क्या कहा जाता है? लेबर पार्टी। कभी आपको ये भी दे सकता है मजदूर दल ना करके सीधे कहेगा लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी। अब क्या है कि ब्रिटेन में जो मजदूर दल को पहली बार सरकार बनाने का अवसर कब मिला? लेबर पार्टी तो बनी होगी बहुत पहले, 1906 में लेबर पार्टी बनी थी, लेकिन 1906 में बनने के बाद ये कब सरकार बनाई या सत्ता में आई, तो उसका जो टाइमिंग है मजदूर दल का वह है 1924। 1924 में पहली बार लेबर पार्टी जो है ब्रिटेन में अपना सरकार बनाई। और ये बात हमें पता भी होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय में ही लेबर पार्टी की ही सरकार कहाँ थी? लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में थी। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिए, दोनों बात तथ्य याद करके रखना है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में अनुदार दल को कंजर्वेटिव, अंग्रेजी में कहा जाता है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। अनुदार दल को कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में भी जाना जा सकता है, तो ये भी नाम ध्यान रखिएगा, कहीं यही नाम पूछ दे इसको जगह पे इसको। और मजदूर दल के बाद तीसरे नंबर पर राजनीतिक दल कौन सा है? इस बात को ध्यान में रखिए। जो ब्रिटेन है लोकतांत्रिक देश है और बिना राजनीतिक दल के कोई भी लोकतांत्रिक शासन नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। पहला कंजर्वेटिव पार्टी जिसको हिंदी में अनुदार दल कहते हैं, और दूसरा लेबर पार्टी जिसको हिंदी में मजदूर दल कहते हैं। इन दो जो राजनीतिक दल हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यही सत्ता में बार बार बदल के सत्ता में आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण पार्टी है वह है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी और मजदूर दल के अलावा जो तीसरी पार्टी है यह है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है प्रश्न।
1997 में के कॉमन सभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? 1997 के कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत जो है मजदूर दल को, 1997 में मजदूर दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। बस तथ्य के रूप में याद करना, इस प्रश्न को बहुत समझना नहीं है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं जो मजदूर पार्टी है वह ब्रिटेन की एक राष्ट्रीय पार्टी है जो सत्ता में आती रहती है। पहली बार आई 1924 में और इसका गठन हुआ 1906 में। अब भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भी ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ही सरकार थी और ये स्पष्ट बहुमत 1997 की एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो 1997 में भी जो है कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत लाने वाला जो दल था वह है मजदूर दल। ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है। ब्रिटेन, चूंकि हमें पता है कि ब्रिटेन एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो बहुत लंबे समय के बाद वहाँ लोकतंत्र का विकास हो। लोकतंत्र का विकास करने में लगभग कई सौ साल वहाँ लग गए, क्योंकि वहाँ राजतंत्र था। राजतंत्र से लोकतंत्र लाने में लगभग 400-500 साल लग गए। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ की राजनीतिक दल है, सबसे प्राचीन राजनीतिक दल प्रणाली की व्यवस्था वहाँ पे है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा कि कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी और डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी के बारे में पढ़ा है। अब जो ये पूछा कि सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन जो वहाँ की है, ब्रिटेन की सबसे प्राचीन राजनीतिक दल जो है वह है उदार दल, जिसको कहा जाता है लिबरल पार्टी। उदार दल सबसे महत्वपूर्ण पार्टी थी। आज के डेट में लिबरल पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है और इसके अस्तित्व को और इसके खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है लेबर पार्टी की है, क्योंकि इसी की विचारधारा लेबर पार्टी की विचारधारा ने ले लिया। तो ये जो उदारवादी दल है इसका अस्तित्व समाप्त हो गया वर्तमान के समय में। तो सबसे प्राचीन राजनीतिक जो दल है उसको कहा जाएगा उदार दल। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश में सबसे पहले जो है दलीय प्रणाली या राजनीतिक दलीय व्यवस्था की स्थापना हुआ, तो वह कौन सा देश है? तो वह है ब्रिटेन। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में श्रमिक दल। ब्रिटेन में श्रमिक दल का मतलब वही लेबर पार्टी या मजदूर दल की स्थापना कब हुई? अभी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। 1906 में लेबर पार्टी की स्थापना हुई। ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? द्विदलीय प्रणाली है। हमें पता है कि वहाँ जो है दो ही दल हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, यही दो महत्वपूर्ण दल हैं। तो द्विदलीय प्रणाली वहाँ है। निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम का अभाव, यह नहीं है। यही प्रश्न सही है। देखिए, जो दलीय प्रणाली है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, इन दोनों की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। कंजर्वेटिव पार्टी हमेशा परंपरा और प्रथाओं को लेकर चलती है और जो लेबर पार्टी है ये हमेशा परिवर्तन को स्वीकार करता है। तो इनकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है और यह जो ऑप्शन दिया है कि निश्चित और स्पष्ट कार्यक्रम का अभाव, तो बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश दल प्रणाली में ऐसा नहीं है। सभी राजनीतिक दलों की अपनी सिद्धांत है, अपनी विचारधारा है, उनके कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा। ब्रिटिश दल प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ब्रिटिश दल प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि द्विदलीय प्रणाली है। यदि भारत की दलीय प्रणाली की बात करें तो भारत एक द्विदलीय प्रणाली वाला देश नहीं है, बहुदलीय प्रणाली वाली देश है ये। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें बहुदलों की व्यवस्था है। क्षेत्रीय दल तो ही हैं, साथ में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनकी भी संख्या 7-8 से कम नहीं है। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था है। अमेरिका में भी द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली की ही व्यवस्था है। भारत इसकी अपवाद है, बहुदलीय वाला देश है ये। बीसवीं सदी में श्रमिक दल की बढ़ती हुई लोकप्रियता के प्रमुख रूप से किस दल की लोकप्रियता को आघात हुआ? किस दल को क्या हुआ? आघात हुआ। ये पूछा आघात, ठीक है। किस दल को आघात हुआ? तो हमें पता है कि जो श्रमिक दल है, श्रमिक दल की जो विचारधारा है
वह कहीं ना कहीं उदारवादी जो दल थे, जो सबसे ब्रिटेन की सबसे जो प्राचीन राजनीतिक दल थे, उदारवादी राजनीतिक दल था, उसी की विचारधारा को अनुसरण कर लिया लेबर पार्टी और उसकी अस्तित्व समाप्त हो गई। तो 20वीं सदी में यह उदार दल का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसके जगह पे जो है श्रमिक दल का क्या हो गया, उत्पत्ति हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2010 में के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त हुआ? तो यह भी बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। अब वहाँ द्विदलीय, ब्रिटेन की स्थिति यह बनती जा रही है कि अब वहाँ भी जो है द्विदलीय के जगह पे कई दलों की महत्व बढ़ती जा रही है और किसी भी दल को स्पष्ट राजनीतिक बहुमत जो है प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो 2010 के चुनाव के चूंकि तथ्य के रूप में एक प्रश्न पूछ दिया है, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। यदि प्रश्न बनता भी है कि 2010 में किस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला था, तो किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ये बात इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या वर्तमान में जो है लगभग 28 करोड़ के आसपास है। अमेरिका की जनसंख्या 28 करोड़ के आसपास है। चूंकि किताब ये थोड़ी पुखराज जैन की किताब है, पुरानी किताब है, डाटा इसकी पुरानी दे रखी है। इसकी नए जनसंख्या को भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछेगा नहीं, ठीक है, बन गया लेकिन पूछ नहीं सकता ये। अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। तुलनात्मक राजनीति में कुल 4 देशों का संविधान पढ़ना है, स्विट्जरलैंड, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत। ब्रिटेन एक विकसित देश है तो वहाँ अनुच्छेदों की कोई चर्चा नहीं है। स्विट्जरलैंड चूंकि संविधान वाला देश है तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 199 अनुच्छेद हैं। और क्या कहते हैं, चीन में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 138 हैं। और भारत में देखा जाए तो 395 हैं और अमेरिका में देखा जाए तो मात्र 7 अनुच्छेद हैं। तो विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान, सबसे छोटा संविधान विश्व का अमेरिका का संविधान माना गया है, केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारत की तुलना में अमेरिका का संविधान केवल प्रस्तावना के ही बराबर है। ठीक, अगला जो प्रश्न है